नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे इल्तुतमिश वाले टॉपिक पे, तो उसी से आगे हम लोग कहानी को और बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। आप सभी छात्रों को फिर से मैं अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग इल्तुतमिश पे चर्चा कर रहे थे। इल्तुतमिश में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को भी डील किए थे। आगे हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे देख ही रहे होंगे। इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासक होंगे उनका नाम रुकुनुद्दीन फिरोज होगा, उसके बाद रजिया सुल्तान होंगी, उसके बाद बहराम शाह होंगे, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह होंगे, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद होंगे और लास्ट शासक गयासुद्दीन बलबल होंगे। यहाँ पर बात को समझने की जरूरत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इसमें बहुत ऐसे शासक है जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, आप नाम मात्र कह सकते हैं, ना के बराबर प्रश्न बनते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे शासक है जहां से बराबर प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आप गयासुद्दीन बलबन को ले लीजिए, इनसे बराबर प्रश्न बनता है। उसके बाद आप इल्तुतमिश को तो देख ही लिए हैं, रजिया सुल्तान से एक आध प्रश्न बनता है और बीच के बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, इन सारे लोगों से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी कल ही बिहार दरोगा की नई बहाली 2213 सीटों के लिए फिर से आवेदन आपको कल से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। जो भी छात्र इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह बिहार दरोगा के इस फॉर्म को भरे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें। एक नियमित रूप से अपनी तैयारी को बनाए रखें ताकि आपकी जो है मंजिल जल्द ही मिले आपको। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द भगवान उनकी मंजिल तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज फिर इल्तुतमिश के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, अर्थात हम लोग बात किए थे कि इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धियां थी। उसके बाद हम एक और प्रश्न इल्तुतमिश से थोड़ा सा देखें। यहाँ बात को समझिएगा, मैंने इल्तुतमिश के द्वारा किए गए सारे कार्यों पे बात किया था। एक प्रश्न इल्तुतमिश से बनता है कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठने वाले थे, अर्थात दिल्ली की गद्दी को संभालने वाले थे, उससे पहले वह कहाँ के गवर्नर थे। तो आपका आंसर है बदायूं के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के गवर्नर थे। आपको मैं बता दूं कि इल्तुतमिश जो थे वह शमसी वंश से बिलोंग करते थे। यहाँ पे देखिएगा, शमसी वंश। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इल्तुतमिश किस वंश से बिलोंग करते थे, तो इनका वंश का नाम था शमसी वंश। और इसके साथ साथ इल्तुतमिश के बारे में मैंने पीछे कहा भी था कि इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क जाति से थे। इनको 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम या दास के रूप में खरीदा था। यहाँ बात क्लियर है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न है कि इल्तुतमिश किस वंशज से आते हैं। तो इल्तुतमिश जो है वह शमसी वंशज से आते हैं। कौन से वंशज से? शमसी वंशज से। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इल्तुतमिश के 2 पुत्र थे, अर्थात पहले पुत्र का नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद था। बात को ध्यान से समझिएगा, इल्तुतमिश के 2 पुत्र थे। पहले यानी अर्थात सबसे बड़े पुत्र को कह सकते हैं, उसका नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद था और उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान हो गई थी। नासिरुद्दीन मुहम्मद का जो मकबरा दिल्ली में बनवाया गया, उसी मकबरा को सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। नासिरुद्दीन मुहम्मद का छोटा भाई, अर्थात आप कह सकते हैं इल्तुतमिश का छोटा पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज था। इल्तुतमिश का छोटा पुत्र जिसका नाम क्या था? रुकुनुद्दीन फिरोज था। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी अर्थात पुत्री थी, उनका नाम रजिया सुल्तान था। उनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। अब बात आती है कि इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पहले, अर्थात जब इल्तुतमिश की मृत्यु नहीं हुई थी, अपने जीवन काल के ही दिनों में इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को घोषित कर दिए थे। अब बात रहती है कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार अपने जीवन के समय में ही घोषित किया था। लेकिन यहाँ पे रुकुनुद्दीन फिरोज जो आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति जबरदस्ती दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित करता है। कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश का जो यह लड़का रुकुनुद्दीन फिरोज है, इससे शासन चलाना असंभव था, अर्थात इसको शासन चलाने की कोई सूझबूझ नहीं थी। यह एक प्रकार से इलिजिबल शासक था, अयोग्य शासक था। तो इसलिए वहां के दिल्ली के गैर तुर्कों ने रुकुनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाने की मांग की और गद्दी पर पुनः रजिया सुल्तान को बिठाया। अब बात आती है कि इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी, यहाँ बात को समझिएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु
इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वह 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वह 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वह 1236 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में, जब इल्तुतमिश से बामियान पर आक्रमण, बामियान एक जगह का नाम है, जब इल्तुतमिश बामियान पर आक्रमण करने जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में इल्तुतमिश की तबीयत खराब हो गई और वहां पे इल्तुतमिश की डेथ हो गई, अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आपको क्लियर रहना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। और आपको बता दें कि इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है, लेकिन इल्तुतमिश का जो मकबरा है वह दिल्ली में है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इल्तुतमिश का मकबरा किस शैली के अंतर्गत बनाया गया है, तो याद रखना है इल्तुतमिश का जो मकबरा बनाया गया है वह स्क्रीच शैली के अंतर्गत बनाया गया है। कौन सी शैली, तो स्क्रीच शैली, याद रखना है। इल्तुतमिश का मकबरा जो बनवाया गया है वह स्क्रीच शैली के अंतर्गत बनवाया गया है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको इल्तुतमिश से सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। सारे प्रश्नों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा किए हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी, जब इल्तुतमिश बामियान पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो रास्ते में इल्तुतमिश की तबीयत खराब हो गई और वहां पे इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो इल्तुतमिश जी का मकबरा दिल्ली में है। और इल्तुतमिश का मकबरा किस शैली में बनाया गया है, तो इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रीच शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है, स्क्रीच शैली में। अब बात आती है कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगला जो शासक बनता है वह जबरदस्ती रुकुनुद्दीन फिरोज बनता है, लेकिन इसे अयोग्य होने के चलते दिल्ली के गैर तुर्कों ने इसका विरोध किया और इसे गद्दी से क्या किया, हटाया और रजिया सुल्तान को पुनः गद्दी पर क्या किया, बिठाया। अब बात आती है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान प्रथम ऐसी मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली की बागडोर संभाली थी। ध्यान से बात को समझिएगा। रजिया सुल्तान प्रथम ऐसी मुस्लिम शासिका हुई जिसने दिल्ली की बागडोर संभाली, दिल्ली की जो है गद्दी को संभाली। अब बात आती है कि रजिया का शासनकाल आपको पता है, हमने पीछे नोट कराया भी था कि रजिया का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया का जो शासनकाल का टाइम रहा है वह 1236 से लेकर 1240 तक रहा है। अब इन 4 सालों के अंतर्गत रजिया जो है कौन कौन सी कार्य करेंगी, देखिएगा। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह वेशभूषा के रूप में राज दरबार में खुले ढंग से जाने आने लगी थी। हर तरह से पुरुषों की तरह यह सज संवर कर अपना जो है गद्दी को चला रही थी। लेकिन होता क्या है कि रजिया सुल्तान को भी षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जाता है और रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1240 में हो जाती है। कैथल नामक एक जगह था, कैथल नामक जगह पर रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के द्वारा किया जाता है। और आपको बता दें कि रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी वह अल्तुनिया नामक एक तुर्क सरदार से हुई थी। यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी, रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी, रजिया की जो शादी हुई थी वह अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की शादी जो हुई थी वह किससे हुई थी, तो अल्तुनिया नामक एक तुर्क सरदार से हुई थी, अल्तुनिया। हालांकि रजिया की शादी अल्तुनिया से इसलिए हुई कि अल्तुनिया भी एक तुर्क था और रजिया जो है वहां पे दिल्ली में और लाहौर में उस समय तुर्कों का बोलबाला था। तो इस मकसद से रजिया ने अल्तुनिया से शादी की कि हालांकि अल्तुनिया जो है रजिया का सपोर्ट करेंगे और पुनः दिल्ली की गद्दी फिर उनको वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु कैथल नामक जगह पर डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। अब रजिया के बाद जो अगला शासक बनते हैं उनका नाम बहराम शाह है। बात को समझिएगा। और बहराम शाह का जो समय रहा है वह 40 से लेकर 1242 तक रहा है। आपको पीछे मैंने यह बात पढ़ाया भी होगा कि बहराम शाह का टाइम 1240 से 1242 2 साल का ही समय रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे बहराम शाह का समय, शासन का समय 2 साल रहा है। अब बहराम शाह से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको समझिएगा। बहराम शाह का एक दोस्त था, तुर्क दोस्त, जिसका नाम एतगीन था। ध्यान से बात को समझिएगा। बहराम शाह का एक तुर्क दोस्त था, बहराम शाह का एक तुर्क दोस्त था
जिसका नाम एतगीन था, जिसका नाम एतगीन था। बहराम शाह का तुर्क दोस्त जिसका नाम क्या था, एतगीन था। बहराम शाह को गद्दी पर बैठाने में, अर्थात बहराम शाह को दिल्ली की सत्ता दिलाने में सबसे ज्यादा जो मदद किया था उसने एतगीन ने ही किया था। बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में सबसे ज्यादा जो समर्थन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, एतगीन के द्वारा किया गया था। तो आपको पता ही चला कि बहराम शाह एक तुर्क दोस्त था, और तुर्क दोस्त कौन था, तो एतगीन था। एतगीन के चलते ही बहराम शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। अब बात आती है कि जब बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं तो एतगीन को एक पद देते हैं, और उस पद का नाम था नायब ए मुमलिकात। याद रखिएगा यह पद, नायब ए मुमलिकात, मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात, यह पोस्ट दिया गया था एतगीन को। खुशी के मारे बहराम शाह से रहा नहीं गया, और यह तुर्क दोस्त जो एतगीन इनका था, जिसने दिल्ली पर बहराम शाह को बैठाया था, उनको नायब ए मामलिकात का पद बहराम शाह ने दिया था। बात क्लियर है। अब बात आती है कि जैसे बहराम शाह ने एतगीन को नायब ए मुमलिकात पद दे दिया, तो एतगीन जो है वह सारे सत्ता का संचालन अपने हाथों में लेकर और बहराम शाह को एक कठपुतली के जैसा बनाकर और व्यवहार करने लगा। अब बात आती है कि रियल में बात किया है तो बहराम शाह दिल्ली का शासक है, लेकिन जो भी शासन चलाने की, जो भी आगे की कार्यवाही का जो जिम्मेवारी था वह एतगीन के द्वारा किया जाता था। अर्थात आप कह सकते हैं कि बहराम शाह एतगीन का एक कठपुतली जैसा बन के तैयार हो गया था। इसके इशारों पर बहराम शाह चल रहे थे। तो यहाँ पर बहराम शाह को यह बात जो है खाली नहीं, और बहराम शाह ने एतगीन की हत्या कर डाला। ध्यान से बात को समझिएगा, बहराम शाह ने एतगीन का क्या किया, हत्या कर डाला। और हत्या करने के पश्चात दिल्ली के तुर्क अमीर नाराज हो गए कि वाकई में बहराम शाह अपने दोस्त एतगीन का हत्या कर दिया। यह जो है एक प्रकार से कायर है, यह दोस्ती का जो है फर्ज अदा नहीं किया, इसलिए बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क जनता ने मार डाला। बात को समझिएगा, बहराम शाह को इस बात से नाराज होकर दिल्ली के जनता ने क्या किया, हत्या कर दी। तो यहाँ पर बहराम शाह का भी चैप्टर क्लोज हो गया। अब अगला शासक जो आते हैं उनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। और आपको बता दें कि अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम जो रहा है वह 1242 से लेकर 1246 तक रहा है। पीछे हम लोग इस शासनकाल के बारे में बात किए होंगे। तो 1242 से लेकर 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की सत्ता को संभालेंगे। आपको बता दें कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो यह शासक है, यह बहराम शाह का उत्तराधिकारी है, अर्थात बहराम शाह के पुत्र हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि जब अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की सत्ता को संभाल रहे थे, उस समय अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाने में सबसे अहम रोल था, तो वह बलबन का था। किसका था, बलबन का। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन इनके यहाँ रहा करते थे, और बलबन को एक पद मिला हुआ था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन को एक पद दिया गया था, और उस पद का नाम था अमीर ए हाजिब का पद। थोड़ा सा बात को समझिएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन मसूद शाह जो बहराम शाह के उत्तराधिकारी बने, अलाउद्दीन मसूद शाह जो बहराम शाह के पुत्र थे और दिल्ली का अगला शासक बने। जब अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की सत्ता को देखते हैं तो उस समय बलबन इनके यहाँ दरबारी के रूप में काम करते थे। और बलबन किस पोस्ट पर थे, तो याद रखना है, बलबन उस समय आमिर ए हाजिब के पोस्ट पर थे। आमिर ए हाजिब, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आमिर ए हाजिब। बलबन जो थे, बलबन यहाँ याद रखिएगा, बलबन किस पोस्ट पर उस समय काम कर रहे थे, तो आमिर ए हाजिब के पद पर किसके यहाँ काम कर रहे थे, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के यहाँ। अलाउद्दीन मसूद शाह से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही याद रखना है कि बहराम शाह का पुत्र अगला जो होंगे दिल्ली का शासक वो अलाउद्दीन मसूद शाह होंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह के यहाँ बलबन रहा करते थे, और किस पद पर रहते थे, आमिर ए हाजिब के पद पर रहते थे। बात क्लियर है। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु 46 अर्थात 1246 ईस्वी में हो गई। उसके बाद अगला जो शासक बनेंगे वह नासिरुद्दीन मोहम्मद बनेंगे। कौन बनेंगे, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो दिल्ली का अगला शासक बनते हैं,
उनको शासक बनाने में सबसे बड़ा हाथ बलबन का था। किसका हाथ था? बलबन का था। और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को जब शासक बना दिया तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद की शादी बलबन अपनी पुत्री से कर देता है। बात को ध्यान समझिएगा, नासिरुद्दीन महमूद की शादी बलबन जो है अपनी पुत्री से करता है। और जब शादी पुत्री से कर दिया बलबन ने तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद खुश होकर बलबन को एक उपाधि दिया, और उस उपाधि को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उल्गू खां की उपाधि दिया। उल्गू खां, इस उपाधि को याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम पूछता है। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था और बलबन ने अपनी पुत्री का शादी नासिरुद्दीन महमूद से किया, जिससे खुश होकर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि दिया? उल्गू खां की। और आपको हम बता दें कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन जो थे वह याद रखिएगा, उस समय नासिरुद्दीन महमूद के जो समय में बलबन जो थे वह आमिर ए हाजिब के पद पर थे।